परमानेंट कमीशन और शॉर्ट सर्विस कमीशन यानी कि एसएससी। आर्म फोर्सेस में जाने के लिए ये दो तरीके होते हैं। परमानेंट कमीशन क्या है, पहले हम इस पे बात कर लेते हैं। परमानेंट कमीशन के अंदर विंग्स होती हैं और हर विंग की अपनी एक अलग अलग एज ग्रुप्स होती है। जैसे किसी के अंदर यंग लोग चाहिए होते हैं तो उसके अंदर 40 साल तक की सर्विस होती है और कुछ विंग्स के अंदर 50 साल तक की सर्विस होती है। तो ऐसे ही हर विंग की एक अपनी अपनी एज ग्रुप्स होते हैं। तो अगर आप परमानेंट कमीशन में जाते हैं और उसके बाद आप जो उस विंग की एज ग्रुप तक सर्विस कर लेते हैं, उसके बाद आप रिटायर्ड होंगे तो आप एक्स सर्विसमैन के बेनिफिट्स उठा सकते हैं, जैसे कि पेंशन, ग्रेट्युटी मिलना। और वहीं अगर मैं एसएससी की बात करूं यानी कि शॉर्ट सर्विस कमीशन की, तो उसके अंदर सिर्फ आपको 10 साल तक सर्विस देनी होती है और कई केसेस के अंदर वो सर्विस 14 साल तक चली जाती है। उसके बाद आप रिटायर्ड हो जाते हैं, लेकिन इसके अंदर आपको पेंशन या कुछ नहीं मिलता है। ये तो बात हुई परमानेंट और शॉर्ट सर्विस कमीशन की। आर्म फोर्सेस में आप किसी भी रैंक पर जाओगे तो उसके लिए दो लेवल होते हैं। फर्स्ट लेवल जो आती है वो आती है ऑफिसर रैंक की, जो कि लेफ्टिनेंट जनरल, और जो दूसरी लेवल होती है वो होती है जवान और सिपाहियों की। और उनके एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज के हिसाब से इनको प्रमोशन मिलता रहता है। अब आप ये समझ लो कि परमानेंट और एसएससी के साथ एक नई चीज जुड़ गई है जिसको कहा गया है अग्निपथ। अब अग्निपथ क्या है, इससे पहले आप इतना जान लो, जैसा कि अभी मैंने पहले भी बताया कि दो लेवल होती है आर्म फोर्सेस में एंट्री के लिए। एक होती है ऑफिसर लेवल की और दूसरी होती है सिपाही लेवल की। तो परमानेंट कमीशन जो है उसकी एंट्री पहले जैसे चल रही थी वो अब भी ऐसे ही होगी, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। लेकिन जो सेकंड एंट्री है जो कि जवानों और सिपाहियों की है, हम उस पर बात करने वाले हैं। और अग्निपथ जो स्कीम है वो उन्हीं लोगों के लिए आई है जो कि सेकंड लेवल के अंदर एंट्री लेना चाहते हैं। अब कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि एसएससी की भर्ती जैसे पहले हो रही थी वो अभी भी ऐसे ही होगी, बस अग्निपथ एक एक्स्ट्रा कुछ साथ में आ गया है जो कि पैरेलली उसके साथ चलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको करेक्ट कर दूं कि अग्निपथ कोई ऑप्शन नहीं है। सेकंड लेवल के अंदर एंट्री लेने के लिए अग्निपथ ही एक तरीका है जिससे आप फौज में जा सकते हो। अब ये अग्निपथ स्कीम क्या है हम ये जान लेते हैं। जिसकी भी एज 17.5 से 21 साल के बीच में है और वो 10वीं 12वीं पास हो चुका है तो वो अग्निपथ स्कीम में अप्लाई कर सकता है। इसमें वही सेम रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉलो किया जाएगा जो कि पहले किया जाता था। फिजिकल और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, पहले की तरह अवार्ड और रिवॉर्ड होंगे जैसे कि परमवीर चक्र, सब पहले जैसा ही होगा, एक एक चीज पहले जैसी होगी। बस हाँ, अभी ये कह सकते हैं कि फीमेल्स के लिए कोई ओपनिंग नहीं है, वो भी आगे चलकर आएगी। जो भी लोग अग्निपथ स्कीम के अंदर अप्लाई करेंगे और वो जब पास हो जाएंगे उसके बाद जो लोग निकल कर आएंगे वो कहलाएंगे अग्निवीर। अभी तक डेट तो अनाउंस नहीं करी गई है, लेकिन ये कहा गया है कि 90 दिन बाद रिक्रूटमेंट स्टार्ट हो जाएंगे और 46,000 जवान इसके अंदर सेलेक्ट किया जाएंगे। और पहले जितनी सैलरी मिलती थी उससे ज़्यादा सैलरी इनको मिलती थी। इससे पहले जो सैलरी मिलती थी वो मिलती थी 21,700 रुपये, जो कि उनकी 4 साल तक रहती थी। और अभी जो 4 साल के अंदर अग्निपथ के अंदर जो स्कीम इंट्रोड्यूस करी गई है उसके अंदर उनकी सैलरी 30,000 से स्टार्ट होगी और वो हर साल बढ़ेगी, जबकि पहले वो सैलरी नहीं बढ़ती थी। सैलरी स्ट्रक्चर इस तरीके से है कि पहले साल होगा 30,000 रुपये, दूसरे साल होगा 33,000 रुपये, तीसरे साल मिलेंगे 36,500 रुपये और चौथे साल मिलेंगे 40,000 रुपये। अब दोस्तों ये जो आपको सैलरी दिख रही है, अग्निवीरों के हाथ में जो सैलरी आएगी वो आएगी 70%, बाकी जो 30% है वो अग्निवीर फंड के अंदर जाएगी और उतना के उतना पैसा ही गवर्नमेंट भी अग्निवीर फंड के अंदर डालेगा। जैसे कि पीएफ में होता है, सेम ऐसा के ऐसा ही। और 4 साल की सर्विस के बाद आपको मिलेंगे 11,71,000 रुपये, जो कि आपके हाथ में मिलेंगे जब आप रिटायर्ड हो जाओगे। उसके बाद आपके हाथ में 11,71,000 रुपये गवर्नमेंट देगी ताकि आप एक नई शुरुआत कर सको। और आप चाहो तो इसके अगेंस्ट में आप 18 लाख रुपए का लोन भी ले सकते हो और साथ ही साथ आपको 48,000 का इंश्योरेंस भी गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा, यानी कि अग्निवीरों को 48,000 का इंश्योरेंस मिलेगा। और ये जो पूरा टेन्योर है ये सिर्फ दोस्तों 4 सालों का है और 4 साल के बाद जो 25% अग्निवीर होंगे उनको सेलेक्ट किया जाएगा और बाकी के 75% लोग वापस घर चले जाएंगे। और ये जो 4 साल है दोस्तों, इसके अंदर
3 साल स्किल बेस्ड बैचलर डिग्री का भी अरेंजमेंट किया गया है। इसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और इग्नू का एक MOU साइन होगा जिसमें अग्निवीर बैचलर डिग्री के लिए एनरोल कर पाएंगे और इसके अंदर एंट्री और एग्जिट के भी ऑप्शंस रहेंगे पहले साल वालों के लिए। पहले साल आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, दूसरे साल आपको डिप्लोमा मिलेगा और तीसरे साल आपको मिलेगी डिग्री। और अब मार्किंग सिस्टम क्या है इसका वो भी आप समझ लीजिए कि इसमें 50% मार्क्स जो हैं वो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल के हिसाब से होंगे। जहां आपकी ट्रेनिंग होगी उस हिसाब से आपको वहां पर टेक्निकल और नॉन टेक्निकल 50% मार्क्स आपको वहां से मिलेंगे और जो बाकी के जो 50% है वो आपको सब्जेक्ट के बेस के हिसाब से मिलेंगे, जो कि आप क्रेडिट सिस्टम से यूनिवर्सिटी से भी अवेल करवा सकते हो। अब देखा जाए तो स्कीम बड़ी अच्छी दिख रही है भाई, सैलरी भी पहले से ज़्यादा है, आपको लोन भी मिल रहा है। आप जब एग्जिट हो जाओगे तो उसके बाद आपको 11 लाख रुपए भी गवर्नमेंट आपको दे रही है। और पिछले जो 2 सालों से, क्योंकि 2019 के बाद कोई भी नई रिक्रूटमेंट नहीं हुई है, तो 2 सालों से जो नई रिक्रूटमेंट रुकी हुई है उसके लिए गवर्नमेंट ने इस साल के लिए जो फर्स्ट बैच है उसके लिए एज 23 साल तक कर दी है। बाकी उसके बाद सबकी एज वापस 17.5 से लगा के और 21 साल तक रहेगी। सिर्फ इस साल के बैच के लिए गवर्नमेंट ने 17.5 से लगा के और 23 साल तक के लोग इसके अंदर एनरोल कर सकें, इसके अंदर अप्लाई कर सकें, ऐसा अग्निपथ स्कीम के अंदर इस साल के लिए कर दिया है। और ऐसा कहा जा रहा है कि 4 साल बाद जब आप जॉब करके रिटायर्ड होगे तो आपके हाथ में डिग्री होगी, आपके पास एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा और साथ ही साथ आप एक डिसिप्लिन पर्सन होगे जिसको हर जना प्रेफरेंस देगा, ऐसा कहा गया है। पुलिस हो गई, CAPF हो गया, असम राइफल हो गया, इसमें आपको फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाएगी और गवर्नमेंट की तरफ से आपको 10% का रिजर्वेशन मिलेगा, ऐसा कहा जा रहा है। अब सवाल यह आता है कि जब इतने बेनिफिट्स हैं तो फिर ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं? तो दोस्तों इसका जवाब ये है कि जितना इजी ये स्कीम आपको लग रही है उतनी इजी ये है नहीं। मेडिकल बेनिफिट जो पहले जवानों को मिले जाते थे और उनकी फैमिलीज को मिले जाते थे अब वो नहीं मिलेंगे। पेंशन्स जो पहले मिलती थी अब वो नहीं मिलेगी। ग्रेट्युटी जो पहले मिलती थी अब वो नहीं मिलेगी। तो फिर आप ये कहोगे कि 11,51,000 रुपये मिल तो रहे हैं, तो दोस्तों जो पहले मेडिकल सर्विसेज पेंशन जो मिलती थी तो क्या उसके सामने 11,51,000 रुपये सेटिस्फाइड है? कमेंट करके ज़रूर बताना। दूसरी चीज़, अग्निवीर की जब जान जाती है तो जो बेनिफिट्स हैं वो सेम नहीं है, उसकी फैमिली को वो सेम बेनिफिट्स गवर्नमेंट नहीं दे रही है जो एक रेगुलर आर्मी के जवान को मिलती है। इन शॉर्ट बात यह है कि एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड एम्प्लॉय और दूसरा परमानेंट एम्प्लॉय में जो फर्क होता है, जो कि हम गवर्नमेंट के दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर देखते हैं कि किस तरह उन्होंने एक सिस्टम बना रखा है, सेम के सेम सिस्टम अभी अग्निपथ स्कीम के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया गया है कि कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड एम्प्लॉय और परमानेंट एम्प्लॉय के अंदर क्या डिफरेंस होता है वो हमको यहाँ पर दिखा दिया गया है। देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि अग्निपथ स्कीम एक 4 साल का फुल ट्रेनिंग पीरियड है। 4 साल के बाद डिसाइड होगा कि उस जवान का क्या होगा, लाइफ में वो आगे क्या करेगा। और देखा जाए तो किसी भी तरीके से ये एक आर्मी की भर्ती तो नहीं लग रही है, यानी कि सिक्योरिटी आपके पास बिल्कुल भी नहीं है। SSC और अग्निपथ को अगर कंपेयर किया जाए तो मैं आपके सामने एक एग्जांपल दूंगा। SSC के अंदर 10 से 14 साल की सर्विस होती है, जबकि अग्निपथ में सिर्फ 4 साल की होती है। SSC भी एक अच्छी स्कीम नहीं है। उसका जवाब हमको ऐसे मिलता है कि अगर वो अच्छी स्कीम होती तो पेंशन को लेके कोर्ट के अंदर इतने केसेस उसके ऊपर नहीं चल रहे होते। अब इसको आप ऐसे समझो कि गवर्नमेंट का जो पियोन है उसका रिटायरमेंट प्लान ज्यादा अच्छा है अग्निवीरों से। कई महीने पहले से स्कीम के बारे में बात की जा रही है और स्कीम बनाने वाले पॉलिसी मेकर्स को ये अच्छे से पता था कि जैसे ही हम अग्निपथ स्कीम अनाउंस करेंगे हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल यही आएगा कि क्या SSC और अग्निपथ पैरेलल हैं या फिर ये दोनों अलग अलग हैं। जब मीडिया ब्रीफिंग भी हुई उसके अंदर भी इस सवाल से गवर्नमेंट पूरी बचती हुई दिखी। इवन इस सवाल का जिक्र तक नहीं हुआ कि SSC और अग्निपथ स्कीम पैरेलल है या दोनों अलग अलग हैं। लेकिन हाँ दोस्तों, अग्निपथ स्कीम अनाउंस करने से एक दिन पहले गवर्नमेंट ने ज़रूर ये कह दिया था कि 18 महीने के अंदर 10 लाख लोगों को जॉब दी जाएगी। हमारी गवर्नमेंट यहाँ पर थोड़ी सी तेज निकली और उन्होंने भैया ये कह दिया कि हाँ 18 महीने के अंदर 10 लाख लोगों को ज़रूर हम हायर कर लेंगे, ताकि लोग कंफ्यूज ना हो अग्निपथ स्कीम को लेकर और दूसरी जॉब्स की स्कीम को लेकर।
आधे लोग तो आज भी इसी कंफ्यूजन में हैं कि भाई जो एसएससी है वो अलग से चलेगी और अग्निपथ जो है वो अलग से चलेगी। तो मैं वापस बता दूं, ऐसा नहीं है। अगर आपको सेकंड लेवल के अंदर एंट्री लेनी है तो आपको अग्निपथ स्कीम में ही अप्लाई करना पड़ेगा। अब आप इस चीज़ को ऐसा समझिए कि एक भर्ती रैली होती है जो कि फिजिकल टेस्ट होता है, काफ़ी टफ टेस्ट होता है। उसके अंदर अप्लाई करने के लिए, उसके अंदर भागने के लिए लोग 4-4 साल मेहनत करते हैं। खास करके गांव वाले लोग वो 4-4 साल मेहनत करते हैं और अग्निपथ आने से पूरी सर्विस ही 4 साल की हो गई। यानी कि जो इंसान 4 से 5 साल सिर्फ उस फिजिकल टेस्ट के लिए रेडी हो रहा था, वो सर्विस ही अब सिर्फ 4 साल करेगा। तो आप ही बताइए 4 साल के लिए क्या इतनी मेहनत करना वर्थ इट है? कमेंट कर जरूर बताना। अब आप ये बात खुद कमेंट कर बताओ कि अग्निपथ स्कीम के बेनिफिट जो हैं वो पहले वाली स्कीम के अंदर डाल देते और उसके बाद उसको ऐसे ही चलने देते। और बात रही कि यूथ जो है वो डिसिप्लिन रहेगा, उसके अंदर ज़्यादा काम करने की क्षमता आएगी, वो एम्प्लॉयबल बनेगा। तो दोस्तों एनसीसी और टेरिटोरियल आर्मी जैसी भी चीज़ें हैं, आप उसके अंदर कुछ चेंजेस कर लो, उससे लोगों को एम्प्लॉयबल और डिसिप्लिन बना दो। ऐसा भी किया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? इसके पीछे भी 2 रीजंस हैं। एक आता है डिफेंस में मैन पावर और दूसरा एवरेज एज आर्मी की। यानी कि मैन पावर के जो एक्सपेंस है, जो डिफेंस का पूरा बजट बनता है, वो टोटल बजट है 5,25,000 करोड़, जिसमें 1,19,000 करोड़ सिर्फ पेंशन दी जाती है और इतनी की इतनी सैलरी दी जाती है। यानी कि जो जवान 40 साल तक सर्विस देगा उसको सैलरी मिलेगी और 40 साल के बाद जब वो रिटायर्ड होगा तो उसको पेंशन भी उतनी ही मिलेगी। तो जो डिफेंस का जो पूरा बजट है वो 3 लाख करोड़ से भी ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ इसी में चला जाता है। यानी कि बाकी की चीज़ों के लिए जो पैसा है वो काफ़ी कम बचता है। खास करके नए वेपन्स लाना, मॉडिफिकेशंस करना, न्यू टेक्नोलॉजी में लाना, जहाँ पर मेन पैसा डालना चाहिए गवर्नमेंट वहाँ पर नहीं डाल पाती है क्योंकि उनके पास बजट ही नहीं रहता है। भारत के पास रशिया और यूएस से ज़्यादा मेन फोर्सेस है, लेकिन फिर भी अगर वॉर होता है तो भारत वाले पीछे हट जाएंगे, वो बैकफुट पे आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास नई टेक्नोलॉजी और नए वेपन्स नहीं है। तो अगर आर्मी को आगे बढ़ना है तो उसके लिए उसको वेपन्स के अंदर मॉडिफिकेशंस करना पड़ेगा, न्यू वेपन्स लाने पड़ेंगे, एडवांस लाने पड़ेंगे और नई टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी। और ये सब लाने के लिए लगता है बजट, और बजट तो हमारा भाई उतना ही है क्योंकि दूसरी जगह से भी बजट यहाँ पर दे नहीं सकता। अगर सारा बजट भी यहाँ लगा देंगे तो फिर एक तरीका सामने निकल के आता है कि मैन पावर को कम किया जाए और वो पैसा जो बचे वो वेपन्स और न्यू टेक्नोलॉजी में लगाई जाए। दूसरी चीज निकल के आती है एवरेज एज। सुब्रमण्यम कमेटी जो कि कारगिल वॉर के बाद बनी थी, उसने भी ये बात कही थी कि 22 से 23 साल का आदमी जितनी जल्दी पहाड़ चढ़ेगा उतनी जल्दी 33 से 34 साल का आदमी नहीं चढ़ पाएगा। तो इसलिए वहां पर 1:1 का रेशो चाहिए, यानी कि जितने सीनियर्स हो उतने ही जूनियर्स भी हो, यानी कि 50-50 का रेशो हो तो एक अच्छी आर्मी बन सकती है। आर्मी के अंदर जो एवरेज एज है वो है 32 से 33 साल और इस पर काफ़ी टाइम से काम चल रहा है कि एवरेज एज जो है वो आर्मी के अंदर कम कर दी जाए। तो गवर्नमेंट ने एवरेज एज कम करने के लिए और मैन पावर के एक्सपेंस कम करने के लिए इसका सॉल्यूशन गवर्नमेंट ने निकाला, अग्निपथ स्कीम। हर साल आर्मी से 60,000 लोग रिटायर्ड होते हैं तो 60,000 लोग नए हायर भी किए जाते हैं। और ये बात मैंने पहले भी बताई कि 2019 के बाद कोई भी न्यू हायरिंग नहीं हुई है, यानी कि 60,000 लोग 2019 के बाद रिटायर्ड तो हुए लेकिन नए हायर नहीं हुए क्योंकि हायरिंग हमारी 2019 के बाद बंद कर दी गई। और जब इनसे रीज़न पूछा गया कि 2019 के बाद क्यों हायरिंग बंद कर दी गई तो इसका सबसे बड़ा कारण उन्होंने बताया कोरोना की, कोविड-19 की वजह से न्यू हायरिंग नहीं हो पाई। अच्छा, आप कमेंट कर जरूर बताना क्या कोविड-19 की वजह से इलेक्शन और इलेक्शन की रैलियां बंद हुई थी क्या? चलिए खैर ये बात नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अग्निपथ स्कीम आ गई है, हर साल 46,000 भर्तियां होंगी और 46,000 में सिर्फ 25% लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा। और 46 का 25% कितना हुआ? 11,500 लोग। यानी कि आर्मी के अंदर जहां 60,000 लोग नए हायर किए जा रहे थे, अब वहां सिर्फ 11,500 लोग ही सेलेक्ट किए जाएंगे। तो आर्मी से मैन पावर की दिक्कत यहां से खत्म हो जाएगी। तो ऐसा करके 10 से 15 साल में
एक एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ, न्यू वेपन्स के साथ, कम मैन पावर के साथ और बिना पेंशन वाली, बिना ग्रेटिट्यूड वाली एक आर्मी हमारे सामने खड़ी हो जाएगी। इस तरह का इसका पूरा प्लान बनाया गया है। अच्छा, कमेंट कर दोस्तों ये बात जरूर बताइएगा कि ये स्कीम अगर नेता और विधायकों के लिए भी अगर कर दी जाए कि 1 रैंक 1 पेंशन कर दी जाए तो क्या हमारे पास एक बजट का बहुत बड़ा हिस्सा नहीं रह जाएगा? कमेंट करके ये बात जरूर बताइएगा। लेकिन अगर एक्सपर्ट्स के हिसाब से देखें तो अग्निपथ स्कीम के अंदर इतना भी पैसा गवर्नमेंट नहीं बचा पा रही है। इस बात को आप ऐसे समझिए कि एक जवान की ट्रेनिंग के ऊपर गवर्नमेंट लगाती है 80 से 90 लाख रुपए और ये जवान देता है 40 साल तक सर्विस, जो कि पहले ऐसा चलता आ रहा था और अभी भी ऐसा ही चलता हुआ आएगा। जो कि अग्निपथ स्कीम के अंदर बताया कि रिक्रूटमेंट और वो सब पहले जैसे ही फॉलो किए जाएंगे, यानी कि पैसा तो उतना ही लगने वाला है ना, लेकिन ये सिर्फ 4 साल ही सर्विस देगा। 4 साल के बाद तो वो निकल जाएगा और 40 साल की सर्विस लेने के लिए आपको 10 अग्निवीरों को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, तब जाके आप एक 40 साल की सर्विस जो कि एक बंदा दे रहा था वो इधर 10 बंदों से आप निकाल पाओगे। देखा जाए तो नुकसान यहां पर भी हो रहा है। आपका क्या ख्याल है इस बात पे? कमेंट कर मुझे जरूर बताना। गवर्नमेंट कह जरूर रही है कि ये स्कीम बहुत सोच समझ के और बहुत लोगों से बात करके फिर लागू की गई है, तो फिर इतने लोग नाराज क्यों हो रहे हैं? और अगर इतनी ही सोच समझकर और इतने ही लोगों से बात करी गई तो फिर गवर्नमेंट ने 4 से 5 दिनों में 2 बार चेंजेस कैसे कर दिए? खासकर कि 10% रिजर्वेशन देना, एज ग्रुप बढ़ा देना वगैरह वगैरह, ऐसा क्यों करा गया अगर गवर्नमेंट को अपनी स्कीम के ऊपर इतना भरोसा था तो? और कुछ एक्सपर्ट्स और एक्स आर्मी मैन ये बात भी कह रहे हैं कि आप इस स्कीम को रहने दीजिए, अग्निपथ स्कीम बहुत अच्छी है, बस इसके अंदर कुछ चेंजेस ले आइए तो ये बेस्ट स्कीम बन सकती है। ऐसा कुछ एक्सपर्ट्स और एक्स आर्मी मैन का कहना है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस अग्निपथ स्कीम को एक कॉर्पोरेट से कंपेयर कर रहे हैं। तो दोस्तों आप इस बात को ऐसे समझिए कि हम फौज में जाने वाले जवान को कॉर्पोरेट से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि फौज में जाना कोई आम बात नहीं है, वो एक नॉर्मल जॉब नहीं है, वो एक जज्बा है, जुनून है। देश के लिए मर मिटने की बात है, देश के लिए लड़ने की बात है, देश के लिए मरने की बात है। तो दोस्तों आप उसको ऐसे कॉर्पोरेट के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। हर धंधा बड़ा होता है और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, ये बात सच है, लेकिन जवानों को इस तरीके से कंपेयर करना क्या सही है? ये बात आप कमेंट कर जरूर बताना। और एक बात है दोस्तों, फुल्ली ट्रेंड कमांडो को रेडी होने में 7 से 8 साल लगते हैं और यहाँ पर अग्निपथ स्कीम सिर्फ आपको 4 साल दे रही है। लेकिन फिर भी लोग फॉर्म भरेंगे, लोग इसके अंदर एनरोल करेंगे, लोग अप्लाई करेंगे। क्यों? भारत देश के अंदर जॉब की कितनी कमी है ये बात आप अच्छे से जानते हैं। और कमेंट करके ये बात जरूर बताना कि क्या इसको मजबूरी का फायदा उठाना नहीं कहते हैं। गवर्नमेंट ये बात भी कह रही है कि 4 साल बाद जब अग्निवीर निकलेगा तो वो एक डिसिप्लिन्ड आदमी होगा, उसके रिज्यूमे में एक वेटेज होगा कि वो अग्निवीर होके आया है। तो दोस्तों अगर एज कंपेयर में एसएससी का इसका निकालूं तो आज जो एसएससी से क्लियर हुए हैं, क्या वो लोग गार्ड से ऊपर कभी बढ़े हैं? आपको ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोगों को नौकरी मिल गई, कितने लोगों को रोजगार मिल गया? ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, सिक्योरिटी गार्ड बढ़ जाते हैं, कहीं पे मॉल्स में दिख जाते हैं, किसी को बैंक में दिख जाते हैं, इससे ज़्यादा उनका क्या हो पाया है? और अगर ये बात भी मान ले कि एसएससी तो क्या है कि 10 से 14 साल तक आपको सर्विस करवाती है, अग्निपथ तो वही 4 साल तक कराती है, यानी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल के अंदर फ्री हो जाएंगे, यानी कि 25 साल के अंदर आप वापस बाहर आ जाएंगे, आप एक नई लाइफ स्टार्ट कर सकते हैं। अग्निवीर जो है वो वेपन चलाने में एक्सपर्ट है, ना ही कि प्रोग्रामिंग करने में, कि बस आज अग्निवीर से बाहर निकले और कल किसी कॉर्पोरेट जॉब के अंदर जाके उनकी जॉब लग जाएगी। और चले भी गए वो जॉब के अंदर तो उनसे पहला सवाल क्या पूछेंगे, क्या 25% लोगों में क्यों नहीं आए? और रही बात प्रोटेस्टर की, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, देखिए प्रोटेस्ट शांति से भी हो सकता है, जैसे कि हमने फार्मर्स का प्रोटेस्ट देखा ही देखा। तो देश की संपत्ति को किसी भी तरीके से हानि पहुंचाना वो चीज़ सही नहीं है। गांधी जी हमको बहुत अच्छी सीख दे के गए हैं। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट कर ज़रूर बताइए, और पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर कीजिए, और इंस्टाग्राम और फेसबुक पे हमको फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलना।